नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की राजनीति में अचानक एक तूफान सा दिख रहा है। राहुल गांधी लगातार सनसनीखेज खुलासे करते जा रहे हैं। पहली बार सबूत के साथ बीजेपी की कलई खोल रहे हैं। उधर संसद है जो ठप पड़ी है, चलने का नाम नहीं ले रही है, और पहली बार 11 वर्षों में मोदी एक बेहद कमजोर जमीन पर खड़े दिख रहे हैं। अब राहुल गांधी ने कल देश के सामने सबूत रखकर खुलासा किया था कि बीजेपी की सरकार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में फ्रॉड करके, चुनावी फ्रॉड करके सत्ता में आई। यानी सरकार जो बनी चुनावी धांधली करके बनी, और उसके कई सबूत उन्होंने देश के सामने रखे। लेकिन आज बेंगलौर में राहुल गांधी का जो खुलासा है और भी ज्यादा बड़ा है। उन्होंने कहा, बड़ा गंभीर आरोप है, उन्होंने कहा कि मोदी चोरी के वोट से प्रधानमंत्री बने हैं और अगर उनको डेटा मिला तो ये बात साबित कर देंगे। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि इस बार राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो सॉलिड एविडेंस, यानी जो सबूत है वो दस्तावेजी सबूत है, इलेक्शन कमीशन का ही सबूत है, उन्हीं की वोटर लिस्ट है, उसी में से गलतियां निकालकर, उसी में से सारी परतें खोलकर राहुल गांधी देश के सामने रख रहे हैं। इसलिए आरोप गंभीर हैं, और अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली जाता है या फिर इसमें मामला और आगे बढ़ता है, कुछ नए सबूत आते हैं, नया डेटा आता है, तो मोदी जी के लिए वाकई मुसीबत होगी। और ऐसी स्थिति में मोदी अपनी सत्ता बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए, क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है कि मोदी का नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा। राहुल गांधी ने तीर छोड़ दिया, अब मोदी क्या करेंगे। अब कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी को संसद से बाहर कर दिया था, जब उन्होंने अडानी पर जब खुलासा किया था, तो राहुल गांधी को जेल भेजने की नौबत थी। मुकदमा भी हो गया था, जेल भेजने की तैयारी भी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एन वक्त पर राहत दे दी, बच गए थे इसलिए राहुल गांधी। तो क्या राहुल गांधी की आवाज़ बंद की जा सकती है? उनको ईडी के केस में, नेशनल हेराल्ड केस में जेल भेजा जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? अब मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी आज की तारीख में सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, नंबर 2। नंबर 3, पूरे विपक्ष को लीड कर रहे हैं। जिस तरह से कल राहुल गांधी के घर पर सारा विपक्ष इकट्ठा था, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी के कई नेता थे, जिसमें शरद पवार पहुंचे थे, फारूक अब्दुल्ला थे, वहां पर उद्धव ठाकरे मुंबई से आए थे पहली बार दावत में शामिल होने के लिए। इसी तरह से अखिलेश यादव, तेजस्वी, हेमंत सोरेन की पार्टी के नेता। जिस तरह से सारा विपक्ष कल राहुल गांधी के घर पर था, उससे जाहिर होता है कि राहुल गांधी अब पूरे अपोजिशन को लीड कर रहे हैं। ऐसे में ये गलती शायद मोदी ना करें। तो फिर दूसरा विकल्प क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है? और सेकंड ऑप्शन जो मुझे लगता है वो ये है कि मोदी चाहेंगे कि इंडिया अलायंस, जिसको राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, उसी को कमज़ोर किया जाए। जैसे आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से बाहर चली आई है, टीएमसी को भी बाहर लाने की कोशिश है। शरद पवार पर निगाहें, शरद पवार उम्र बढ़ रही है, और जो उनकी बेटी है सुप्रिया सुले, उनके मोदी और शाह से संबंध ठीक है। कोशिश ये भी हो रही है कि शरद पवार को तोड़कर उनकी जो पुरानी पार्टी उसके साथ मर्ज कर दिया जाए। उससे मोदी जी को फ़ायदा ये होगा कि 8 सांसद मिल जाएंगे, 240 से मोदी 248 पहुंच सकते हैं। तो इस तरह की बात हो रही है। सेकेंड ऑप्शन है, इंडिया अलायंस को वीक कर सकते हैं मोदी, और इंडिया अलायंस को अगर वीक करते हैं तो मोदी की कुर्सी सेफ ही कहेंगे आप। अब दोस्तों, हाल फिलहाल में मोदी की जो सबसे बड़ी सियासी जो परेशानी है, उसकी जड़ बिहार में जिस तरह से वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, और ये धांधलियां रोज़ नई तरीके से सामने आ रही हैं, और राहुल गांधी का जो खुलासा है वो भी कहीं ना कहीं बिहार की वोटर लिस्ट की धांधली से ही जुड़ा हुआ है। तो क्या बिहार के चुनाव को टाला जा सकता है किसी बहाने से? क्योंकि अगर बिहार थोड़ा टल जाता है कुछ महीनों के लिए किसी भी बहाने से, तो मोदी को कहीं ना कहीं एक ब्रीदर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं सांस लेने का एक वक्त मिल जाएगा, कुछ वक्त मिल जाएगा उनको। अब दोस्तों, ये जो 2-3 ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे हैं कि मोदी क्या क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि इससे कुछ अलग हटकर, मोदी बिल्कुल अलग हटके इससे
कोई और भी बड़ा फैसला ले लें। जिस तरह से वो राष्ट्रपति से मोदी मिले अभी हाल में और उसी दिन अमित शाह मिले, ऐसा लोग कह रहे हैं कि कुछ बड़ा इस सरकार में पकड़ा। मोदी हो सकता है इसी सत्र में या 15 अगस्त के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब ये फैसला क्या होगा, साख बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा आगे। लेकिन एक छोटी सी, बहुत छोटी सी गुजारिश आपसे है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके हौसले से, आपके सपोर्ट से ये चैनल चल रहा है और आप ही के लिए चल रहा है। दूसरा, कमेंट ज़रूर लिखिए और इस चैनल को लाइक भी करिए। अब दोस्तों, एक बात बिल्कुल साफ़ है कि मोदी और राहुल गांधी के बीच ये जो जंग है, जो रुकते रुकते चल रही थी, ये जंग अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पानी गले के ऊपर आ चुका है। और ये जंग आप कह सकते हैं बहुत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी, जहां कुछ भी हो सकता है। राहुल गांधी ने तो पिछले दिनों विज्ञान भवन की एक मीटिंग में कहा, सबके सामने कहा कि वो आग से खेल रहे हैं और उन्हें पता है कि अंजाम कुछ भी हो सकता है इसका। ये राहुल गांधी के वर्ड्स हैं। She said to me, you know, Rahul, you realize that you're playing with fire. And I said, yeah, Priyanka, I am playing with fire. I will continue to play with fire. I'm not scared of playing with fire. अब दोस्तों, राहुल गांधी और मोदी के बीच ये जो जंग है, इसमें जो आप कह सकते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट मोड़ है वो बिहार का चुनाव है। बल्कि मैं कहूँगा कि बिहार एक निर्णायक मोड़ है, एक डिसाइसिव आप कह सकते हैं टर्न होगा राहुल मोदी की इस अग्नि परीक्षा में, ताकत की अग्नि परीक्षा में, कि कौन किस पर भारी है। बिहार ये चीज़ बताएगा। और बिहार इसलिए क्योंकि ना सिर्फ वोटर रिवीजन को लेकर जो बिहार में हंगामा खड़ा हुआ है, हमें सिर्फ वो नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें ये भी देखना चाहिए कि मोदी जी की हालत या मोदी जी की दाल बिहार में पतली है। पतली इसलिए, एनडीए के जो सबसे बड़े विनिंग फैक्टर रहे नीतीश कुमार की सेहत पर ही बहुत से सवाल हैं। और कहने वाले यहाँ तक कह रहे हैं कि हो सकता है नीतीश कुमार की जो तबीयत है, उनकी जो स्थिति है, उसको देखते हुए उनका चुनाव में योगदान बहुत ज़्यादा ना रहे। और ये भी मुमकिन है कि ये जो चुनाव है ये नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव हो सकता है। यानी नीतीश की जो इनिंग्स हैं, उनकी जो पारी है वो समाप्ति की तरफ है। अब ऐसी स्थिति में अगर बिहार मोदी जी के हाथ से निकलता है, एनडीए के हाथ से निकलता है, नीतीश कुमार की पारी समाप्त होती है, तो नीतीश की पारी समाप्त होते ही, कुर्सी से उतरते ही, उनकी जो पार्टी है, वन मैन शो, पार्टी टूट सकती, स्प्लिट हो सकती। सवाल ये है कि नीतीश की पार्टी अगर स्प्लिट होती है तो फिर ये जो साहब हैं, जी हाँ, मिस्टर नायडू, चंद्रबाबू नायडू, जो इन दिनों मोदी से नाराज हैं, क्या चंद्रबाबू नायडू पुनर्विचार कर सकते हैं मोदी को समर्थन देने पे? ये एक बड़ा सवाल है। नवंबर में अगर बिहार एनडीए के हाथ से निकला तो फिर सियासत की चाबी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कि ना वो मोदी के पास होगी, ना राहुल गांधी के पास होगी, वो इस आदमी के पास होगी, द किंग मेकर। ये डिसाइड करेंगे कि इनके साथ जाएं या इनके साथ जाएं, और बहुत कुछ ऑफर पे डिपेंड करेगा। और दोस्तों, अब जो सबसे बड़ा सवाल, आज का बड़ा सवाल, कि बिहार चुनाव से पहले क्या मोदी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? बिग क्वेश्चन। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप देखें, मोदी की स्थिति देखें, तो एक तरफ ट्रंप का प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से 50% टैरिफ बढ़ गया है, अर्थनीति डामाडोल चल रही है, राहुल गांधी के रोज़ नए आरोप लग रहे हैं, मोहन भागवत आरएसएस के चीफ मोदी जी से रिटायरमेंट की बात कह चुके हैं। रिटायरमेंट की डेट करीब आ रही है, 17 सितंबर। जी हाँ, 17 सितंबर, अगले महीने मोदी 75 बरस के होंगे। रिटायर होंगे नहीं होंगे, मोदी को तय करना है। हर तरह से घिरते चले जा रहे हैं और उसमें बिहार एक बहुत ही डिसाइसिव मोड़ है। क्या बिहार से पहले कुछ बड़ा करेंगे मिस्टर मोदी, और क्या करने जा रहे हैं? ये बड़ा मुश्किल सा सवाल है। और इसलिए आज मैंने श्रवण कुमार गर्ग साहब को बुलाया है, और गर्ग साहब से मैंने ख़ास तौर पे पूछा कि क्या मोदी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? मोदी की खामोशी आपको क्या कहती है? एक तरफ जहाँ तीर पर तीर उन पर चल रहे हैं, ट्रंप की तरफ से, राहुल की तरफ से, भागवत की तरफ से, बीजेपी के भीतर से, मोदी क्या करने जा रहे हैं? मोदी का अगला कदम क्या होगा? मैंने गर्ग साहब से पूछा है और उनके जवाब को थोड़ा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा, जो लोकसभा के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, उनको भी मैंने साथ में लिया है, उनसे भी कुछ सवाल करूंगा।
गौर से सुनिए इन दोनों को और तस्वीर साफ होगी। मोदी क्या करने जा रहे हैं, राहुल गांधी क्या करने जा रहे हैं। गर्ग साहब, राहुल गांधी का कल का खुलासा, फिर उनके घर पर सारे विपक्ष के नेता, उद्धव ठाकरे मुंबई से आए, शरद पवार आए, ममता बनर्जी की टीम आई, वहां पर हमने देखा कि तेजस्वी से लेकर अखिलेश सभी थे और एक तरह से ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी फुल फॉर्म में इस वक्त हैं। दूसरी तरफ अगर मैं मोदी जी को देखता हूं तो मोदी जी चाहे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो चाहे विदेश नीति हो, हर तरफ से हर मुसीबत से घिरे हुए हैं। तो एक तरफ विपक्ष चढ़ाई कर रहा है और जो सरकार है अल्पमत वाली वो बैकफुट पर जा रही है। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि देश किधर जा रहा है, देश की राजनीति किधर जा रही है, होने क्या वाला है अगले कुछ दिनों में देश में। कोई नहीं बता सकता कि देश किधर जा रहा है और अगले दिनों में क्या राजनीति होगी। एक जो दिख रहा है वो बड़ा कॉन्फ्रंटेशन दिख रहा है आगे। दो तीन कारण है। पहला कारण तो राहुल गांधी का जो आक्रामकता आज थी बेंगलोर में, और जो उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन अगर कह रहा है कि ओथ लीजिए, आप ओथ पर हमको ये आरोप लगाइए जो लगा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और मैंने पार्लियामेंट के अंदर संविधान को पर हाथ रख के उसकी शपथ लेकर ओथ ले चुका हूँ। वो ये कह रहे हैं कि आप अगर हमको डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉनिकली जो वोटर लिस्ट है, प्रोड्यूस लिस्ट है, और 10 साल की रिकॉर्डिंग नहीं देंगे तो हम अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर सकते हैं तो 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी कर सकते हैं जी। ये कहा है इलेक्शन कमीशन ने, जैसा राहुल गांधी ने आज कहा, उन्होंने दो तीन चीजें कही। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट्स बंद कर दी हैं, बिहार की और कई जगह की, राजस्थान मध्य प्रदेश जी, मतलब जहां जहां चुनाव हुए थे वहां की सारी बंद कर दी है। डरा हुआ है इलेक्शन कमीशन की कोई चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। राहुल गांधी अब क्या करेंगे, यह सवाल है, बड़ा सवाल है। आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या ऑप्शंस हैं उनके सामने, राहुल गांधी के सामने, क्योंकि ये तो चल रहा है। राहुल गांधी ने आज भी कहा, बहुत भीड़ थी काफी बेंगलोर में, तो उन्होंने कहा कि अगर हमको डॉक्यूमेंट्स मिल जाए, 10 साल की रिकॉर्डिंग मिल जाए, वो मिल जाए, तो हम बता देंगे, सिद्ध कर देंगे कि पीएम भी, मोदी भी चोरी करके, वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। अब आप सोचिए कि अगर राहुल गांधी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो क्या कोई भी सरकार हो वो उसके साथ, राहुल गांधी के सामने झुकेगी क्या? कहेगी क्या कि हाँ हम दे रहे हैं आपको? अगर कुछ भी नहीं देने को तैयार है इलेक्शन कमीशन, तो राहुल गांधी क्या करेंगे? तो राहुल गांधी के सामने एक ऑप्शन ये है कि वो जो बंडल उन्होंने बेंगलोर में ये जो दिखाया, कल दिखाया उन्होंने 7 फीट की हाइट का, वो अदालत में पेश कर दें कि भाई ये हम आपके सामने रख रहे हैं, और आप डायरेक्ट करिए इलेक्शन कमीशन को कि हमको वीडियो रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस पूरे देश की मतदाता सूची दे। जुडिशरी करेगी क्या? दूसरा ऑप्शन, चुनाव होंगे कि नहीं बिहार के, हमको नहीं पता। अगर लॉ एंड ऑर्डर को इश्यू बनाकर वहां के राज्यपाल कोई रिपोर्ट दे दें कि अभी चुनाव करवाने की स्थिति नहीं है, पहले भी बढ़ चुके हैं, कोई ऐसा तो अजूबा तो होगा नहीं, सरकार को लग रहा है हार रही है, चुनाव अगर बढ़ जाएंगे तो राहुल गांधी और विपक्ष क्या करेगा? तीसरा, जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं वहां पर इंडिया ब्लॉक के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या कर सकते हैं, उनके लिमिटेशंस क्या है? और चौथा ये कि क्या प्रधानमंत्री या उनकी पूरी टीम चुप बैठी रहेगी कि राहुल गांधी लड़ाई को फैलाते रहें
और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत चुप बैठी रहे। चीजें नहीं, लेकिन एक बात गर्ग साहब आपने कही कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हमको बाकी सीटों का भी डॉक्यूमेंट दो। मान लीजिए अगर उनको वो 25 सीटों के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जहां बीजेपी बहुत कम मार्जिन से जीती, जिस पर शक की उंगली राहुल गांधी ने रखी है कि भाई यहां पर गड़बड़ हुई। अगर ये 25 सीटों की जांच होती है और बेंगलोर सेंट्रल जैसी सीट का घपला सामने आता है, तो आपको क्या लगता है कि मोदी के लिए आगे सरकार चलाना मुश्किल होगा? उनकी साख मिट्टी में मिल जाएगी, जनता जो है वो कहीं ना कहीं लामबंद होगी विपक्ष के साथ। फिर क्या होगा अगर ये 25 सीटों पर भी घपला निकल आया? देखिए, पहली चीज तो ये कि इलेक्शन कमीशन वो 25 सीटों के डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा। ओके जहां 35,000 से कम मतों से बीजेपी जी, अगर वो 25 सीटों के दे देगा तो वो आप मान के चलिए कि 240 के भी फिर खुल जाएंगे। तो इसलिए वो देगा नहीं। आप सोचिए कि राजीव कुमार के राज में ये सब हुआ है। राजीव कुमार अगर चाहें, उनको चाहना चाहिए कि ये जो पूरा आरोप लगा रहे हैं, राजीव कुमार चले जाए कोर्ट में। हाँ, तो वो अगर कोर्ट में चले जाए, अगर ये राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। बड़ी बात श्रवण गर्ग साहब ने कही, बड़ा तजुर्बा रखते हैं, 50-55 वर्षों से हिंदुस्तान की सियासत को देख रहे हैं। इनका ये कहना है कि भाई चाहे कुछ हो जाए, आंधी आए तूफान आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन वो जो 25 सीटों का डाटा है जहां पर बीजेपी कम अंतर से जीती है, वो डाटा नहीं मिलेगा राहुल गांधी को, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि ये डाटा देने का मतलब है कि मोदी जी, बीजेपी सरकार की सारी पोल खुल जाएगी, ऐसा गर्ग साहब का कहना है। ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं मिलेगा चाहे कुछ हो जाए। मैं जरा लखेड़ा साहब के पास आ रहा हूँ, हल्का सा विषय थोड़ा सा बदल रहा हूँ। लखेड़ा साहब, आपसे मेरी बात हो रही थी, आप लोकसभा में थे, आप कह रहे हैं कि वहां पर अब जो चर्चा हो रही है सदन के बाहर, वो चर्चा ये हो रही है कि साहब नवंबर नवंबर नवंबर। तो ये नवंबर में क्या होने जा रहा है कि जिसकी चर्चा हो रही है, हर आदमी उधर ही देख रहा है कि नवंबर 2 महीने बाद वैसे नवंबर आ रहा है। हम अगस्त में बैठे हैं, सितंबर अक्टूबर फिर नवंबर। तो नवंबर पर सबकी निगाह क्यों है लखेड़ा साहब? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस सरकार को अपने बल पर बहुमत होता लोकसभा में, ये 272 अपने बल पर 273 होते, तो नवंबर का इंतजार कोई नहीं करता। ओके, नवंबर का इंतजार इसलिए हो रहा है कि ये सरकार बिल्कुल डेली बेस पे चल रही है। किस पे? डेली वेज की गवर्नमेंट है, डेली वेज पे चलती है ना। आज की मजदूरी, आज की दिहाड़ी, आज शाम को जब मजदूर आता है तो शाम को अपने पैसे वसूल कर लेता है। तो चंद्रबाबू नायडू इस सरकार की गर्दन पर, छाती पर बैठ करके अपनी पूरी कीमत वसूल कर रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू का भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। उनको नवंबर का इंतजार इसलिए है कि नवंबर में रिजल्ट निकलेंगे। सबसे बड़े राजनीतिक रूप से सजग राज्य बिहार के, और वहां पर जो एनडीए सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बहुत कमजोर है वहां पर। इसीलिए उन्होंने एसआईआर बिहार में शुरू करवाया कि इसी तरह की गड़बड़ियां जो महाराष्ट्र में किया, जो बंगलोर सेंट्रल में किया, इसी तरह का एक अलग तरह का फॉर्मेट गड़बड़ी करने का वहां पर करे। अगर नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो बिहार में जेडीयू के 2 टुकड़े होने तय हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के समर्थक मुझे बता रहे थे कि जब सब ऐसा, हम क्या करेंगे जब हमारा राज खत्म हो जाएगा। तो हमारा राज का मतलब जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार की जो कोरी कुर्मी जो समुदाय है वो, और मुसलमान इनके साथ छोड़ चुके हैं। जो मुस्लिम, जब सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो जिसकी वजह से बीजेपी नीतीश कुमार से डरती थी, वो था 2-4% मुस्लिम वोट भी नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए में आ जाता था। तो इस बार पूरा सूत्रा साफ है, कोई माइनॉरिटी, कोई मुसलमान नीतीश कुमार की पार्टी को वोट इसलिए नहीं दे रहा है कि वक्फ बोर्ड पे नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी का खुलेआम साथ दे दिया, तो गए हाथ से इनके। तो बहुत इरोजन इनका जो वोट बैंक है उसमें बहुत
इरोजन हो गया है, ऐसा मेरा मान। चलिए, जी, उमाकांत लखेड़ा लोकसभा देख रहे हैं, 32 वर्षों से, अभी बिहार से भी लौटे हैं, नीतीश कुमार को 96 से जानते हैं। इनका भाई आकलन ये कह रहा है कि नवंबर बड़ा डिसाइसिव होने जा रहा है। और अगर मैं लखेड़ा साहब की बात मानूं तो ऐसा लग रहा है मुझे कि मोदी जी की दाल पतली है बिहार में। क्या गर्ग साहब आपको भी लगता है दाल पतली है, मोदी जी यानी बीजेपी एनडीए बिहार में मुश्किल वक्त का सामना कर सकती है? आपको ऐसा लगता है? नॉट गुड सिचुएशन फॉर मिस्टर मोदी इन बिहार? एनडीए की और मोदी जी की पूरे देश में इस समय स्थिति खराब है। मतलब सिर्फ बिहार में नहीं है, पूरे देश में खराब है। इसलिए बिहार कोई एक्सेप्शन नहीं है। राहुल गांधी ने जो किया कल एक्सपोजे, उसके कारण पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मुंह दिखाने काबिल नहीं रही है। जब ये आरोप लगाया है कि आप इस तरह से महाराष्ट्र में, इस तरह से हरियाणा में और इस तरह से दिल्ली में, संजय सिंह ने जो कहा है कि दिल्ली में भी ये हुआ है, चुनाव जीते हैं, तो आप सोचिए कि पूरे देश में क्या स्थिति है पार्टी की। सबसे ज्यादा रिएक्ट किया है देवेंद्र फडणवीस ने, राहुल गांधी के आरोप पर बहुत बुरी तरह रिएक्ट किया जी देवेंद्र फडणवीस ने। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया उतना, और न दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने किया, पर फडणवीस ने किया, क्योंकि दिल्ली में, महाराष्ट्र में बड़ा असर पड़ने वाला है इस पूरी चीज का, बहुत जबरदस्त तरीके से। देखिए, दो चीजों को आप मत मिलाइए। मैं दो चीजें कह रहा हूं। राज्यों में जो हो रहा है चुनाव, उनमें बीजेपी की बहुत बुरी हालत है, जबरदस्त तरीके से होगी। पर मोदी जी केंद्र से हिलेंगे या कोई उनको हिला पाएगा, इसमें मुझे शक है। चंद्रा बाबू भी कुछ कर पाएंगे? नवंबर तो है बहुत दूर, हमको ये देखना है। देखिए, ये अभी ऑपरेशन सिंदूर में चंद्रा बाबू की पार्टी ने सपोर्ट किया, मोदी जी को पक्ष में दिया लंबा चौड़ा भाषण। उपराष्ट्रपति का चुनाव आ रहा है, उसमें क्या करेंगे चंद्रा बाबू और जेडीयू के लोग? दूसरी चीज, जेडीयू दो टुकड़ों में विभाजित नहीं होगी, वो हो चुकी है ऑलरेडी। ओके, उसमें जेडीयू में कुछ बचा ही नहीं है जो विभाजित होगा। वो तो ये देखना है कि अगर टिकट बंटते हैं तो नीतीश कुमार की कितनी चलती है उसमें, अगर चुनाव होते हैं तो, या नहीं होते हैं तो क्या स्थिति नीतीश कुमार का। मैं यहाँ रोकूंगा। बार बार एक जगह इशारा कर रहे हैं पिछले प्रोग्राम। आपको क्यों ऐसी आशंका लग रही कि बिहार में चुनाव शायद ना हो, टाल दिए जाए? इसकी वजह क्या है? ये जो शक आपको हो रहा है, और आप जैसे संपादक को अगर हो रहा है, मैं ये जानना चाहूंगा थोड़ा सा। देखिए, ये इसका जो रिवीजन जो हो रहा है, इंटेंसिव स्पेशल इंटेंसिव वोटर लिस्ट का, जी वोटर लिस्ट का, वो अगर होता है, कंप्लीट हो जाता है, तो हमको लगता नहीं कि वो हो पाएगा। तेजस्वी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अगर बायकॉट कर देती हैं चुनाव का, एसआईआर पर कोई फैसला नहीं होता है, क्या बिहार की जनता चुनाव में जाएगी? क्या वोट डालेगी? वो चुनाव होने देगी क्या? और सरकार की हिम्मत होगी क्या कि वो चुनाव करवा ले? बिहार बहुत अलग राज्य है दीपक जी। वो क्रांति के सारे जन्म ही वहीं होते हैं और क्रांतिकारी भी वहीं होते हैं। तो बिहार में अगर आप 65-66 लाख लोगों को माइनस कर रहे हैं, और वहां जो कल जुलूस, वो जो प्रदर्शन हो रहा था, वो लोग कौन कर रहे थे? जिन लोगों को डेड डिक्लेयर कर दिया गया है वोटर लिस्ट में, वो लोग जिंदा लोग प्रदर्शन कर रहे थे। बिहार इस समय बहुत वोलेटाइल है, और अगर ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वापस नहीं लिया गया, और तमाम जो इन्होंने डिलीट किए हैं नाम वो नहीं जोड़े गए, और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन नहीं किया, मुझे लगता है कि बिहार इस समय चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं होगा, मेरा ऐसा। ओके जी आखिरी राउंड है, एक एक सवाल बस मैं पूछूंगा। एक सवाल मैं लखेड़ा साहब पूछ रहा। लखेड़ा साहब, क्या आपको लगता है कि मोदी जी के अभी 4 साल बचे हैं, सिर्फ 1 साल हुए, जुलाई में ही शपथ ली थी, जून में नतीजा आया था, 1 साल के अंदर आखिर वजह क्या है कि विपक्ष इतना ज्यादा चढ़ गया है
कि आज गोदी मीडिया में भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं साहब, सरकार पे दबाव बहुत है, मोदी जी पे दबाव बहुत है। क्या सरकार बहुत मुश्किल से वाकई गुजर रही है और ये सब कुछ 1 साल के अंदर हो गया? देखिए, जो मोदी की जो मुश्किलें हैं, उसके लिए मोदी जी खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने इन मुश्किलों को निमंत्रण दिया है, इनवाइट किया, और इनवाइट उन्होंने इस सेंस में किया है कि देश की जो इकोनॉमी है उसको उन्होंने जानबूझ करके गर्त में धकेल दिया है, और उनकी जो प्रायोरिटीज है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उनकी जो प्रायोरिटी है, और उनकी जो छवि खराब हुई है, जो जनता में जो इमेज खराब हुई है, वो ये इमेज हो गई है कि ये बड़े बड़े धनवा सेठों के, अडानी अंबानी के प्रधानमंत्री हैं। ये एक मैसेज जो है घर घर में जा चुका है। अब उसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो उनकी पार्टी के लोग हैं जो डर के मारे, अपनी जान माल के डर के मारे, भाजपा के जो सांसद हैं, भाजपा के कई मिनिस्टर्स हैं, भाजपा के दर्जनों सांसदों से हमारी बातचीत होती है। वो कहते हैं साहब, हम लोग तो बंधुआ मजदूर हैं इस पार्टी में, और जीते हुए इन्हीं के बल पर, इन्हीं के नाम पे जीते हुए, तो उसका फायदा उठा रहे हैं। दूसरी बात है कि देखिए, कमजोर हो रहे मोदी के गर्दन पर आरएसएस का शिकंजा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर शिकंजा नहीं होता तो ये भारतीय जनता पार्टी का नड्डा टाइप का कोई चंपू को दोबारा पार्टी प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी से बना देते। अब इनको बहुत बड़ा जोखिम है। उत्तर प्रदेश इनके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहां आरएसएस ने लोकसभा चुनाव में काम करने से इनकार किया। ये 80 सीटों में से ये 33 सीटों पर आकर के सिमट गए उत्तर प्रदेश में। तो ये इनको नहीं लगता कि हम अभी क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट का मुद्दा है। अब भारतीय जनता पार्टी इस बात से डरी हुई है कि अगर हम जो उपराष्ट्रपति हैं वो आरएसएस की मर्जी के बिना ये जो मोदी और अमित शाह दोनों फाइनल कर देते हैं, और पार्टी प्रेसिडेंट भी हम दोनों फाइनल करते हैं, तो अब जो मेरी रिपोर्ट्स हैं कि ये वाइस प्रेसिडेंट भी अपनी मर्जी का लाने की दशा में नहीं है, और पार्टी प्रेसिडेंट तो खैर ये अटका पड़ा 1.5 साल से। तो ये तमाम तरह की जो चुनौतियां हैं, मोदी की जो अंतर्राष्ट्रीय जो इमेज खराब हुई है, जो आर्थिक इमेज अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के स्तर पर जो छिछालेदर हुई है मोदी की, उनकी अपनी हरकतों के कारण हुई है। उनकी जो है, उनकी जो दूरदृष्टि का जो उनमें अभाव है, ट्रंप के गोद में बैठ गए, फिर ट्रंप के खिलाफ प्रचार करने चले गए अमेरिका में, बाइडेन के साथ चले गए सितंबर में, और ट्रंप से नहीं मिले। ट्रंप ने ऐसा मारा चारों तरफ से, भारत के हितों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया मोदी की गलत विदेश नीति, गलत आर्थिक नीति, गलत कूटनीति ने। जी, लखेड़ा साहब ने कहा कि हर तरफ से मोदी घिरे हुए हैं, चाहे वो आप फॉरेन अफेयर्स देखिए जहां पर ट्रंप उनके पीछे पड़े हुए हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अगर आप देखें तो राज्यों में स्थिति खराब हो रही है, विपक्ष एकजुट हो रहा है, राहुल गांधी चढ़ाई कर रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति में जब मोदी हर तरफ से घिर रहे हैं, जिसके जिम्मेदार वो खुद हैं, क्या आरएसएस इस मौके का इंतजार कर रहा है? क्योंकि आरएसएस और मोदी के बीच में भी मतभेद हैं। आरएसएस किस तरह से देख रहा है इन स्थितियों को? कौन सांसद चाहेगा कि इतनी जल्दी चुनाव हो जाए? मतलब एक चीज है, अभी 1 ही साल हुआ है, किसी भी दल का कोई सांसद अफोर्ड नहीं कर सकता कि चुनाव हो जाए। आप एक इवेंचुअलिटी को विजुलाइज करिए कि मोदी जी अपनी जगह किसी और को रिप्लेस कर दें और मोदी जी कुछ और पोजीशन ले लें। आपका विरोध अगर मोदी जी से है तो मोदी जी और कोई पोजीशन ले लें। बहुत सारी पोजीशंस हैं जो अभी हमको यही पता ही नहीं चला है कि राष्ट्रपति से क्यों मिले थे ये लोग। अमित शाह और मोदी जी मिले, उसका कुछ आउटकम तो बाहर आया नहीं, कुछ तो है आउटकम। तो इसलिए क्या एक चीज जो पॉसिबिलिटी है, मान लीजिए एक संभावना कि अगर राष्ट्रपति भी इस्तीफा दे दें, सोच की बात, और चुनाव राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का हो जाए और मोदी जी राष्ट्रपति हो जाए, कोई पार्टी का कोई एक आदमी प्रधानमंत्री हो जाए, अब तो फिर आप क्या करेंगे? ये जो मोदी जी हैं, ये एक साथ 50 जगह काम करते हैं, 50 इनका दिमाग, और वो अमित शाह भी दिमाग चलता है। हम लोग क्या है, अंदाज लगाते हैं, हम लोगों को लगता है बहुत प्रेशर में है, ये कर रहे हैं वो कर। मोदी जी 2002 में जो प्रेशर उन्होंने देखा गुजरात के दंगों का, उससे बड़ा प्रेशर तो कोई हो ही नहीं सकता। उनको
राहुल गांधी तो आज कह रहे हैं कि मैं आग से खेल रहा हूँ, मोदी जी तो रोज ही आग से खेलते हैं। इसलिए मोदी जी को अपने को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनका डेमोक्रेसी वगैरह से कोई लेना देना नहीं, संविधान, डेमोक्रेसी। लाल किले से अब क्या बोलते हैं सुन लेना आप। 4 दिन ही बचे, नवंबर तो बहुत दूर है। लाल किले में पर उनका भाषण क्या होने वाला 5 दिन में, ये भी सुन लेना। हम थोड़ा सा एक जो मैंने शुरू में कहा था, इस पर अब डिपेंड करता है कि राहुल गांधी और विपक्ष के सामने क्या ऑप्शंस हैं। मोदी जी के ऑप्शंस तो ओपन है कि कुछ नहीं, नथिंग डूइंग, नो नॉनसेंस, मतलब हम आपको नहीं सुन रहे, हम संसद भी नहीं चलने दे रहे, संसद में भी आपका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, बोलिए अब आपको क्या करना। संसद में जवाब नहीं दे रहे हैं, संसद में एसआईआर पर बहस इसलिए नहीं करने दे रहे हैं कि कोर्ट के विचाराधीन है, आप ये आर्गुमेंट ले रहे हैं। और 21 तारीख को कोर्ट जब इस पर फैसला लेगी तब तक पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी। इसलिए ये पूरा गेम है बहुत अच्छे से सेट किया हुआ है। इसलिए राहुल गांधी की नाराजगी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मोदी जी के ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे कि वो अब क्या क्या कर सकते हैं। सरकार मतलब कोई भी सांसद उनकी पार्टी का आज की स्थिति में नहीं है कि इलेक्टोरेट को फेस कर सके। आपको लगता है कि जो परिस्थितियां हैं वो मोदी जी के लिए प्रतिकूल और होती जा रही दिन ब दिन, ऐसा मानते हैं आप? देखिए, मोदी जी के लिए परिस्थितियां 2019 से ही प्रतिकूल थी। पुलवामा नहीं होता तो वो हार जाते हैं जी। आप ये मान के चलिए, पुलवामा ने पूरे बदल दिया और ऑपरेशन सिंदूर ने उनको बहुत बड़ा धक्का दिया कि वो सफल नहीं हुआ। वो पहलगाम ने बहुत बड़ा सेटबैक दिया और अपोजिशन पूरा एक हो गया। इसलिए ये पूरा मामला जो हुआ है पहलगाम के बाद का, ऑपरेशन सिंदूर के बाद का, उसने मोदी जी को बहुत बुरी तरह कमजोर कर दिया। मोदी हर चीज में अपॉर्चुनिटी निकाल लेते। अब वो ट्रंप ने कहा फार्म सेक्टर के बारे में, इन्होंने कहा मैं किसानों के हितों का सबसे बड़ा रक्षक हूं, किसानों की 12 सबसे ज्यादा इन्होंने ही बचाई। श्रवण गर्ग कह रहे हैं कि मोदी जी निसंदेह बेशक कमजोर होते चले जा रहे हैं और खासकर ऑपरेशन सिंदूर के फेल होने के बाद और ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन एक बात वो कहते हैं मोदी जी के फेवर में कि मोदी आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। मोदी अब क्या ऑप्शंस उनके पास हैं, मोदी आगे क्या करेंगे? क्या गद्दी छोड़ के राष्ट्रपति बन सकते हैं? अमित शाह को गद्दी पे बैठा सकते हैं? कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से मोदी और अमित शाह की हाल में एक ही दिन में मुलाकात राष्ट्रपति से हुई है, बहुत से इशारे किए हैं। लेकिन दोस्तों एक बात हम कह सकते हैं, प्रेशर है, प्रेशर दिन ब दिन बिल्डअप हो रहा है। जैसा कि लखेड़ा साहब ने कहा कि सरकार का वो हाल है कि रोज कुआं खोद के पानी निकालना पड़ रहा है। ये डेली वेज पे सरकार चल रही है। कितना और चलेगी, नवंबर का इंतजार हम भी करते हैं। और आगे जो श्रवण गर्ग साहब ने कहा कि हो सकता है नवंबर में चुनाव हो भी ना, स्थितियां ऐसी भी हो सकती। बहरहाल फ्लूइड सिचुएशन है और मैं कोशिश करूंगा अपडेट करने की आपको। गर्ग साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। लखेड़ा साहब आप आए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।